नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं द लोक नीति वेब पोर्टल। आज हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज की सबसे पहली खबर है, शाहीन बाग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने एक साथ पूजा की है। जी हां, CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन अब भी जारी है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को संसद में पास हुए करीब 1 महीना हो गया है। इस कानून के विरोध में शाहीन बाग में लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। बीती शाम शाहीन बाग में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर कल इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। बता दें आपको कि यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ईसाई समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर अपने अपने धर्मों की मान्यताओं के तहत पूजा अर्चना की। इस पूजा का वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सरिता विहार कालिंदी कुंज रोड पर काफी भीड़ जुटी हुई है। बता दें आपको, यहां बड़ी संख्या में लोग शाहीन बाग की महिलाओं को समर्थन देने पहुंचे। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर रही, JNU हमले में नकाबपोश शर्ट वाली लड़की का पर्दाफाश हो गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस लड़की को नोटिस भी भेज दिया है। बता दें कि JNU के हॉस्टल में अचानक घुसकर बेवजह मारपीट की गई, जिसमें घटना की कुछ तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस तस्वीर में लगातार एक लड़की की पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़की ने चेक शर्ट पहन रखा है और वो नकाबपोश के भेष में आई थी। लड़की जिसे क्राइम ब्रांच ने अब ढूंढ निकाला है। कौन है आखिर ये लड़की? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने हिंसा में शामिल इस नकाबपोश चेक शर्ट वाली लड़की को पहचान लिया है। ये लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की छात्रा है। क्राइम ब्रांच अब लड़की को नोटिस देकर पूछताछ करेगी। दरअसल JNU हॉस्टल में घुसकर जिन नकाबपोश बदमाशों ने तोड़फोड़ की थी, उनमें चेक शर्ट पहनी हुई एक लड़की भी थी। इस हिंसा का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें ये लड़की बाकी नकाबपोश बदमाशों के साथ दिखाई पड़ रही थी। JNU में पहचाने गए 9 छात्रों में से कुल सारे छात्रों को नोटिस क्राइम ब्रांच के द्वारा भेज दिया गया है, जिसमें से ये लड़की भी शामिल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई करती है। ये लोग सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच सकते हैं, ऐसा क्राइम ब्रांच के नोटिस में दिया गया है। वहीं आज की तीसरी बड़ी खबर रही, ईरान के इकलौती महिला ओलंपिक विजेता ने छोड़ा अपना ही देश। कहा, वहां की लाखों सताई गई महिलाओं में से मैं भी हूं एक। जी हां, ईरान की स्थिति इन दिनों बेहद तनावपूर्ण है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच काफी ज्यादा युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई और ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। इस झटके में इकलौती महिला ओलंपिक पदक विजेता कीमिया अलीजादेह ने देश छोड़ने का फैसला लिया। और इस बात की जानकारी 21 साल की अलीजादेह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कर दी है, जिसके मुताबिक ईरान में पाखंड, झूठ, अन्याय और चापलूसी का हिस्सा बना हुआ है ईरान। साथ ही उन्होंने खुद को ईरान में लाखों सताई हुई महिलाओं में से एक भी माना है। कीमिया इस वक्त कहां है, इसके बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ईरानी मीडिया की खबरों ने कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग के सिलसिले में नीदरलैंड में जा सकती हैं कीमिया। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में ताइक्वांडो, बता दें आपको कि ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीतकर ईरान के लिए ऐतिहासिक लम्हा रच दिया था। यहां तक कि सोशल मीडिया में कीमिया ने ये बात भी कही कि ईरान में जो लाखों महिलाएं सताई जा रही हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। महिलाओं की कामयाबी पर ईरानी अधिकारी फक्र नहीं करते, बल्कि इसे राजनीति के लिए भुनाया करते हैं। साथ ही ईरान में लाखों सताई हुई जो महिलाएं हैं, वो आज भी शोषण का शिकार हैं। और इस सारी वजहों के बाद भी मैं इन हालातों से जूझती हुई जीती, खेल के लिए, देश के लिए मैं जीती, देश के लिए मैंने खेला। उसके बावजूद वहां के अधिकारियों को और ईरानी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और महिलाओं पर शोषण। इन सारी बातों को लिखने के बाद एक चीज तो कीमिया ने साफ कह दी कि मैं जिस भी देश में रहूंगी, जिस भी जगह पर रहूंगी, मैं ईरान की बेटी बनकर रहूंगी। वहीं चौथी बड़ी खबर रही, दीपिका पादुकोण के साथ ब्रांड्स ने खेला है मास्टर स्ट्रोक। जानिए कि क्या है ये पूरी रणनीति। इकोनॉमिक टाइम्स के पहले पेज पर दीपिका को खास तौर से जगह दी गई है। जी हां, बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम के खबरों के मुताबिक दीपिका के साथ मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, यानी कि दीपिका को लेकर एक सेफ गेम ब्रांड्स खेलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो दीपिका को खुश रखें और जनता को भी खुश रखें, इसलिए एक मास्टर स्ट्रोक छोड़ा गया है। बता दें कि कुछ ब्रांड्स ने थोड़े
थोड़े समय के लिए दीपिका पादुकोण से जुड़े हुए अपने विज्ञापनों की विजिबिलिटी कम करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि ब्रांड्स किसी भी विवाद से बचने की पूरी कोशिश करते हैं और ये फैसला उसी तर्ज पर लिया गया है। बता दें कि दीपिका पादुकोण मौजूदा समय में 23 ब्रांड का विज्ञापन करती हैं। हालांकि हर एक ब्रांड का वो अमूमन 8 करोड़ रुपए लेती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक फिल्म के लिए वो कितना लेती होंगी। और इन्हीं सब वजहों से दीपिका काफी विज्ञापन करती है। लेकिन फिलहाल दीपिका की फिल्म छपाक जो विवादों से घिरी हुई नजर आई, साथ ही जेएनयू मामले पर दीपिका का जो एक्शन रहा उस पर ये रिएक्शन हुआ है ब्रांड्स की तरफ से। ब्रांड्स ने दीपिका की विजिबिलिटी कम कर दी है अपने विज्ञापनों में। और साथ ही दीपिका की छपाक फिल्म जो तान्हा जी के साथ रिलीज हुई थी, उस फिल्म को कम कमाई हो रही है लगातार तान्हा जी से। यानी कि दीपिका का जेएनयू जाने का ये जो फैसला था, और वहां पर भी उन्होंने प्रोटेस्ट में कुछ खास अपने तरीके का विचार नहीं प्रस्तुत किया। वो वहां गई, हाथ जोड़ी, आयशी घोष से मिली और चुपचाप वहां पर थोड़ी देर रुककर लौट आई थी। इन सारे एजेंडे के बावजूद, माफ करिएगा, इसे एक एजेंडा नहीं, लेकिन इन सारे एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, स्टंट्स के बावजूद दीपिका की फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अब उनको ब्रांड्स की इस एक्शन का रिएक्शन भी झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं आज की 5वीं खबर रही, अतिथि विद्वानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए भोपाल में कई दिनों से डेरा जमाए रखा था। भोपाल में कई दिनों से धरना दे रहे थे अतिथि विद्वान। बता दें कि आपको कि अतिथि विद्वान की सरकार सुनने का अभी तक नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो अभी भी यादगार ए शाहजहानी पार्क में अपना धरना देते जा रहे थे, लगातार अपनी मांगों को उठा रहे थे। पर लगता है किसी को अतिथि विद्वानों का ये संघर्ष पसंद नहीं आया। विगत रात अज्ञात बदमाशों ने पंडाल में कैरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। ये आग बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था, लेकिन अतिथि विद्वानों ने सूझबूझ से आग पर तत्काल काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान को बीते 35 दिन में अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल में धरना दे रहे थे, लेकिन उन विद्वानों को दबाने के लिए कोई अज्ञात ओछी हरकतें करने पर मजबूर हो गया और अतिथि विद्वानों के साथ एक बड़ा हादसा करने के लिए इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला। कुछ बदमाश लोगों ने उनके पंडाल में कैरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिससे कि एक बड़ा विकराल हादसा हो। लेकिन यह हादसा होते होते रह गया। लेकिन हाँ, कुछ हिस्सों में यानी कि पंडाल के कुछ हिस्से जलकर खाक हो गए। भयभीत भी हुए लोग। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद अतिथि विद्वानों ने समय रहते इसे देख लिया और अपनी सूझबूझ से आग पर काबू भी पा ली। और आग पर काबू पाने के बाद स्थिति को थोड़ा सुधारा गया। लेकिन क्या विद्वानों का ये संघर्ष किसे पसंद नहीं आ रहा? ये सारी बातें सवालों के घेरे में है। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है? अगर अतिथि विद्वान जो कि वहां पर धरना दे रहे हैं, उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती? क्या सरकार इस पर जांच कराएगी या अतिथि विद्वानों की मांगों को सरकार दरकिनार कर देगी? देखना होगा कि अतिथि विद्वानों की बातों को सरकार सुनने के लिए भी तैयार होती है या नहीं। साथ ही पंडाल में ये जो औचक घटना हुई है, यानी कि पंडाल में ये जो विकराल आग का रूप फैलाने की मंशा से आग लगाई गई थी, उस पर सरकार का कोई एक्शन होता है या नहीं होता है? या ये अतिथि विद्वानों की सुरक्षा के लिए कोई टीम भेजती भी है या नहीं भेजती है? अगर अतिथि विद्वानों को जरा सी भी कोई परेशानी हो जाती, किसी की जान पर बनाती, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इन सारी बातों का सवाल केवल सरकार के पास है और अतिथि विद्वान अपने संघर्ष में लगातार जुटे हुए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकनीति के साथ।